गुड आफ्टरनून क्लास। डेटा लिंक लेयर के रिगार्डिंग आप लोगों ने पढ़ा है? सो लास्ट टाइम हमने फंक्शन, हाँ जी, कल पढ़ाया तो था मैम आप। हाँ लास्ट टाइम हमने फंक्शंस डिस्कस कर लिए थे, देन फ्रेमिंग हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, फ्रेमिंग पर था। फंक्शंस क्या क्या थे? फ्रेमिंग, एड्रेसिंग, सिंक्रोनाइजेशन, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल एंड मल्टी एक्सेस। मल्टी एक्सेस बताएगा कि मल्टी एक्सेस फंक्शन क्या था, क्या प्रोवाइड करता है डेटा लिंक लेयर? याद है? मल्टी एक्सेस हाँ जी, मैम, बहुत सारे एक्सेस। नेम तो यही बता रहा है क्या होता है। मैम बहुत सारे एक्सेस एक साथ मिल सकते हैं। क्या प्रोवाइड करता है इस पॉइंट में? आप क्या मेंशन, क्या लिखोगे? मल्टी एक्सेस पॉइंट, मल्टी मींस इसका हुआ ना, मल्टी एक्सेस फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो क्या मतलब है इसका? डेटा लिंक लेयर मल्टी एक्सेस प्रोवाइड करता है, कैसे प्रोवाइड करता है? कोई भी बताओ आप में से। मैम एक साथ बहुत सारी चीजों को मतलब वो एक्सेस कर सकते हैं, यही होता है मैम इसका मतलब। तो होता तो है, मल्टी एक्सेस का मीनिंग यही होता है, बट इस डेटा लिंक लेयर में कैसे हो रहा है, कैसे प्रोवाइड कर रहे हो आप, किसको एक्सेस कर पा रहे हो? मैम सेंडर और रिसीवर के बीच में। डेटा कैसे हो रहा है, यही तो पूछ रही हूँ। सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या मल्टी एक्सेस हो सकता है आपका? कोई भी बताओ, शुभम। मैम आई थिंक यही होगा जो इसने बताया। आप लोग ना पढ़ते नहीं हो, रिवाइज नहीं करते चीजों को बिल्कुल भी। मल्टी एक्सेस मींस क्या है कि मल्टी एक्सेस प्रोवाइड करता है, बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? क्या लिखोगे आप उसमें? इसमें आपको लिखना है कि हमेशा क्या होता है कि मल्टीपल यूजर एक्सेस करते हैं सेम ट्रांसमिशन चैनल को। आपकी डेटा लिंक लेयर तो एक पर्टिकुलर उस पे वर्क कर रही है ना,
एक पर्टिकुलर आपका ही डेटा सेंड कर रही है, बट वो Yes, ma'am. कैसे एक्सेस करना है ट्रांसमिशन चैनल को, उसकी बेस्ट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। दिस इज योर मल्टी एक्सेस। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि ट्रांसमिशन चैनल आपका सिर्फ आपके लिए नहीं होता, मल्टीपल यूजर सेम टाइम पे डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो आपको नहीं पता ना, आप वाईफाई के थ्रू आप किसी को भी डेटा सेंड कर रहे हो, आपको नहीं पता ना सेम पाथ पे कौन कौन यूजर डेटा को सेंड कर रहे हैं, आपको ये चीजें नहीं पता होती, राइट। तो एट दैट टाइम डेटा लिंक लेयर क्या करती है, आप जब डेटा सेंड करना चाहते हो तो बिफोर दैट वो क्या करती है, आपके चैनल को सेंस करती है। चैनल मतलब ट्रांसमिशन मीडियम को सेंस करती है दैट इट इज फ्री और नॉट। अगर वो फ्री है तो इमीडिएट आपका डेटा सेंड कर देती है। मीन्स आपको ट्रैफिक और कोलिजन से बचाती है डेटा लिंक लेयर, ये मीनिंग है इसका मल्टी एक्सेस। ठीक है, समझ में आया। When host on the shared link tries to transfer the data, it has a high probability of collision. When host on the shared link means always your transmission medium is shared by many users. अगर many users होते हैं तो always it is a possibility that there will be a collision. So data link layer provides mechanisms such as CCMA CD to equip capability of accessing a shared media among multiple systems. को समझ में आया। आपका जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है इट इज शेयर्ड बाय द मल्टीपल यूजर्स, राइट। तो हमेशा क्या होगा, वहां पर ट्रैफिक होगा और प्रोबेबिलिटी होगी कि कोलिजन होगा। सो डेटा लिंक लेयर आपको एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है कि आप उस शेयर्ड मीडियम को एफिशिएंटली एक्सेस कर पाओ। दिस मीन्स योर मल्टी एक्सेस। समझ में आया क्लास, मल्टी एक्सेस मीन्स इसका मीनिंग ये है, सपोज आपके पास एक पाथ है, आपके पास रूट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करने का, ठीक है। और आपके पास एक डिवाइस है जो आपको बताएगी कि वो पाथ कब फ्री होता है, बहुत लंबा रास्ता है और आप चाहते हो कि आपको ट्रैफिक ना मिले। तो वो डिवाइस क्या करेगी, आपको इन्फॉर्म करती है जब उस पे या तो जो व्हीकल्स हैं वो कम होंगे, ट्रैफिक कम होगा, या वो फ्री होगा, तब आपको वो इन्फॉर्म कर देगी। तो आप क्या करोगे, इमिडिएटली वहां से मूव ऑन कर सकते हो। तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो डिवाइस कर रहा है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कौन प्ले करना है यहाँ पर, डेटा लिंक लेयर। अब समझ में आया। आपको क्या करना है, यस क्लास। Yes, ma'am. सबको समझ में आया है क्लास में। फ्रेमिंग, एड्रेसिंग, सिंक्रोनाइजेशन, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल एंड मल्टी एक्सेस, ये सारे क्या थे इसके फीचर्स हैं। अब एक बार आज मैं ये नोट सेंड करूंगी, आप रीड करके देखना, देन मुझसे कल फिर से पूछ लेना अगर नहीं आता तो, ठीक है। फर्दर हम क्या इसका पढ़ रहे थे, फ्रेमिंग पढ़ रहे थे। फ्रेम कैसे आप डेटा लिंक लेयर में सेंड करते हो। यहाँ पर मैंने आपको 2 वेज बताए थे डेटा को सेंड करने के लिए, एक डायग्राम के थ्रू, कि आपको सेंड जब करते हो तो लेयर्स का जो आप डेटा जहां से सेंड करोगे उसमें लेयर्स आपकी चेंज हो जाती है, और जब रिसीव करते हो तो लेयर्स की जो वर्किंग है वो चेंज हो जाती है। वर्किंग इन द सेंस कि मूव कहाँ से कहाँ करेगा डेटा, वो डिपेंड करता है कि वी आर सेंडिंग द डेटा और वी आर रिसीविंग द डेटा। ये पॉइंट क्लियर हुआ था आप लोगों को। अगर हम डेटा सेंड कर रहे हैं तो आपकी जो लास्ट लेयर होगी, फर्स्ट लेयर कौन सी होगी, लास्ट लेयर कौन सी होगी, अगर हम डेटा को सेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सी लेयर यूज होती है एंड लास्ट में कौन सी यूज होती है। मनीष, रोल नंबर 22। जल्दी बताओ, नहीं आता तो बताओ।
आप में से मुझे बहुत सारों ने सेकंड असाइनमेंट क्यों नहीं भेजी है? सिर्फ मुझे रोल नंबर 6 पंकज, रोल नंबर 40 रोहित, 45 एंड 23 इन स्टूडेंट्स ने सेकंड असाइनमेंट भेजी है। मैंने इन्हीं के मार्क्स लगाए हैं। ठीक है, मैंने भेजा ना अमन ने। रोल नंबर 6 है ना आपका? आपका बोला था हाँ मैम, रोल नंबर। नाम नहीं बोला ना। हाँ, एक चीज और, आप लोगों ने बहुतों ने ना गूगल क्लासरूम पे अपना रोल नंबर मेंशन नहीं किया हुआ, तो वहां पर अपना रोल नंबर मेंशन कर दो विद योर नेम, लाइक पंकज, रोहित, नेहा, मोहित, वर्ष, शुभम, प्रेम। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रोल नंबर मेंशन ही नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आप सब आज वहां पर अपना रोल नंबर जरूर मेंशन कर दें। ठीक है, प्लस आप सब ने MCQ 2 भी नहीं दिया है। MCQ 1 बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया था, बट जो मैंने सेकेंड टेस्ट दिया था वो बहुत कम स्टूडेंट्स ने दिया है। तो कीप इन माइंड कि ये सारे मार्क्स आपके लग रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, क्योंकि आपका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, 30 मार्क्स 20 मार्क्स अलग अलग पैटर्न में होता है। मुझे आउट ऑफ 10 देने होते हैं, तो मैं कंबाइनली उसको चेक करके आपके डेटा को अकॉर्डिंगली वहां पर फिल कर देती हूँ। फाइनल मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो आपको मुझे डिटेल में भेजना होता है हर एक को चेक करके विद योर कमेंट्स की क्या मिस्टेक्स हैं, तो मैं इसीलिए आपको नहीं भेज पाती। बट अप टू योर टेस्ट 2 सारी चीजें चेक हो चुकी हैं और उनके मार्क्स जा चुके हैं। ठीक है, तो अपना फर्दर अभी तो जा चुके हैं। सेकेंड असाइनमेंट जिन्होंने नहीं भेजी है उनके मार्क्स नहीं गए हैं, जिन्होंने फर्स्ट नहीं भेजी है अभी तक सब कुछ जा चुका है, तो अभी कोई नीड नहीं है। ठीक, फर्दर जो टेस्ट 3 होगा और टेस्ट असाइनमेंट 3 मैं आपको दूंगी, कोशिश करो कि आप लोग उसे सबमिट करो। जो लोग सेकेंड असाइनमेंट करना चाहते हैं, अगर मार्क्स अपडेट हुए बाद में तो मैं कर दूंगी। मैम होते हैं मैम मार्क्स अपडेट तो। कौन, क्या नाम है आपका? शुभम। तो मैम वो शुभम, कल आपने मैम क्यों नहीं मैम का असाइनमेंट थोड़ा सबमिट की इशू थी? आया था मैम तो। हाँ जी क्यों नहीं असाइनमेंट सबमिट किया आपने? मैम, वो थोड़ा प्रॉब्लम था मैम, गए थे मैम हॉस्पिटल पापा को लेके 1 वीक तक मैम वही था, तो मैंने मैम ठीक को है, बताया था सारे टीचर्स को। जिन्होंने नहीं किया है वो कर देना। मुझे सिर्फ 6 स्टूडेंट्स की सेकेंड असाइनमेंट मिली है। ठीक है, अगर अभी तो मैं इन 6 बच्चों के मार्क्स भेज चुकी हूँ, फर्दर अपडेट होंगे तो मैं सेकेंड असाइनमेंट के कर दूंगी। बट नेक्स्ट जो अपकमिंग होंगे उनको आप टेस्ट तो जरूर देने ही देने हैं आपको, टेस्ट असाइनमेंट। और तो कोई आपके है नहीं, अटेंडेंस है आपकी, टेस्ट है और असाइनमेंट है, जिसके बेसिस पे आपके जो भी असेसमेंट जाती है। तो भेज देना, मैं देख लूंगी बाद में। प्लस रोल नंबर 3 को इन्फॉर्म करना कि वो बाकी सब क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। मेरी क्लास उसने अगस्त में की थी, बट सितंबर में एक सिंगल क्लास भी अटेंड नहीं किया है। मैंने आपकी अटेंडेंस भी। मैम उसका भी सेम वही इशू है मैम, वो फैमिली का मेडिकल इशू है। तो कौन बताएगा, वो एटलीस्ट जिनको भी प्रॉब्लम है आप इन्फॉर्म तो करोगे ना। मैम उसको भी प्रॉब्लम हो गया था, उसको स्नेक ने काट लिया था, तो वही प्रॉब्लम है उसको। तो आप वो बोलना कि इन्फॉर्म तो करे ना एक पर्टिकुलर टीचर को, जो भी क्लास ले रहे हो। आप कैसे पता चलेगा, मुझे तो नहीं पता ना। आप अगस्त में, मैं देख रही थी कि अगस्त में अटेंडेंस है स्टूडेंट की, बट सितंबर में एक सिंगल अटेंडेंस भी नहीं है मेरे पास। और भी जिनको भी अटेंडेंस की भी है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अगस्त में क्लास अटेंड कर रहे थे और सितंबर में नहीं कर रहे हैं। आप भी देख रहे हो क्लास की स्ट्रेंथ पहले 17-18 रह रही थी, अभी आज फिर भी है कि आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। अदरवाइज मेरे पास जो रेगुलर हैं वो शुभम, अमन, दीपक, मनीष, साहिल, ये कुछ बच्चे हैं, 6-7 बच्चे जो रेगुलर हैं बस। और रोल नंबर 45 है। ठीक है, पंकज आप भी रेगुलर नहीं हो, ऋतिक आप भी नहीं हो, आप कभी आ जाते हो कभी नहीं ज्वाइन करते हो। और एक रोल नंबर 9 एंड 10, आप लोगों के रोल नंबर में भी जब मैं मार्क्स अपडेट करी थी कंफ्यूजन होती है, तो अपना गूगल क्लासरूम पे विद योर रोल नंबर नेम मेंशन कर दो। ठीक है, आप में से दोनों में से एक ने गूगल क्लासरूम पे रोल नंबर डाला हुआ है, एक ने नहीं डाला हुआ। तो जिनके भी नेम सेम है वो भी, और जिन्होंने रोल नंबर अपडेट नहीं किए हुए गूगल क्लासरूम में, वो लोग भी अपडेट कर देना। ओके, कंटिन्यू करते हैं। मैं आपसे पूछ रही थी कि जब हम
डेटा को सेंड कर रहे हैं तो कौन कौन सी लेयर्स कहाँ कैसे वर्क करती है, कहाँ से आप स्टार्ट करते हो, कहाँ पर आप एंड करते हो। पंकज आप बताओ मुझे, रोल नंबर 30 पंकज। बेटा जल्दी बताओ ना, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक भी तो करना है। अभी तो हम पहले वाला ही डिस्कस कर रहे हैं कि पहले क्या था, आप लोग उसमें से बता ही नहीं पा रहे हो मुझे। आप इसको रटना नहीं है, मैंने हमेशा बोला है कि आप एक इमेज बना लो माइंड में, तभी आप उसको समझ पाओगे कि ओएसआई लेयर कैसे वर्क कर पा रही है। सपोज आपको डेटा सेंड करना है, तो डेटा कैसे जाएगा, ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जाएगा। आपने अभी अपने सिस्टम पे भेज बैठे हो या मोबाइल यूज कर रहे हो, तो आप व्यू कर पा रहे हो उसको, तो एप्लीकेशन लेयर से जा रहे हो, देन आप इंटरनेट के थ्रू उस डेटा को सेंड करते हो, तो एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर पे डेटा मूव करता है। दैट मीन्स आप डेटा को कैसे सेंड कर रहे हो, फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर टू फिजिकल लेयर। सेंड करने के केस में जब आप उसको रिसीव कर रहे हो, तो डेटा को कब तक रिसीव नहीं कर सकते, जब तक आपके पास कोई ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है। दैट मीन्स वो मीडियम से ट्रैवल होता हुआ आपके पास लास्ट में पहुंचेगा, मीन्स आप व्यू करोगे। तो फ्रॉम रिसीव कैसे करते हैं हम, फिजिकल लेयर टू ट्रांसमिशन एप्लीकेशन लेयर। तो समझ में आ रहा है। ना तो आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ना आंसर करते हो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। मैम आ रहा है। नेक्स्ट है आपका पार्ट्स ऑफ फ्रेम। अभी आपको इनमें से कुछ भी चीजें याद नहीं होंगी, मुझे पता है सबको। फ्रेम बनाता है डेटा लिंक लेयर पे, हम डेटा फ्रेम्स की फॉर्म में सेंड या रिसीव करते हैं। फ्रेम्स मींस फ्रेम पे वर्क करता है आपका डेटा लिंक लेयर। अगर अगर सपोज आप पैकेट रिसीव कर रहे हो, तो उसको फ्रेम में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड करते हो पैकेट को मल्टीपल फ्रेम्स में। अगर बिट्स आप रिसीव कर रहे हो, देन हम उनको मर्ज करते हैं फ्रेम की फॉर्म में। तो जो फ्रेम है उसमें मल्टीपल क्या क्या चीजें होती हैं। आपका डेटा कहाँ होता है, पेलोड फील्ड में होता है, हेडर एंड ट्रेलर। हेडर में एक सारी इंफॉर्मेशन होती है कि डेटा कहाँ से रिसीव करना है, कहाँ पर सेंड करना है। ट्रेलर में आपकी क्या होती है, एरर डिटेक्शन बिट्स, क्योंकि आपका जो मेन वर्क है डेटा लिंक लेयर का, वो एरर करेक्शन भी है। तो एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन का वर्क आप बिट्स कहाँ होती है हमारी, ट्रेलर में। हेडर में एड्रेस होता है कि कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ पर सेंड होगा। पेलोड फील्ड मतलब आपका डेटा। और फ्लैग का मीन्स क्या है, कि दो फ्रेम्स को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर बिट्स होती हैं। जो भी आप एक कोड सेट करोगे वो फ्लैग में होगा, कि कैसे मल्टीपल फ्रेम्स को अलग अलग कैसे बताना है, कि यहाँ पर एक फ्रेम खत्म हो गया है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो वह कैसे बताते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्रेम। 4 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ फ्रेमिंग। 2 टाइप की फ्रेमिंग होती है, फिक्स साइज फ्रेमिंग एंड वेरिएबल साइज फ्रेमिंग। फिक्स मतलब जो आपकी लेंथ रहेगी एक फ्रेम की, वो फिक्स रहती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल योर एटीएम सेल, इसका एग्जाम्पल है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। अ काइंड ऑफ नेटवर्क है, सेल है उस वो इसका एग्जाम्पल है जो मैंने आपको सेकेंड असाइनमेंट में दिया था। ठीक है। रोल नंबर 10 एंड 51, बी रेगुलर। ठीक है, आप बहुत इरेगुलर रह रहे हो, अटेंडेंस कम हो रही है आप लोगों की। मेरे पास 6 या 7 बच्चे ही हैं जिनकी रेगुलर अटेंडेंस है, अदरवाइज बाकी किसी की भी नहीं है। फिक्स साइज का मतलब क्या है, कि सपोज आपने ये फ्रेम बनाए हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ आपको कि 4 बाइट के हैं, तो सारे फ्रेम्स क्या होंगे, 4 बाइट के होंगे। आपको पता है कि 4 बाइट के बाद जैसे ही 5th बाइट स्टार्ट होगी, तो उसका मीनिंग क्या है, कि नेक्स्ट फ्रेम आ रहा है। मैं ऑटोमेटिकली मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। तो इसका फायदा क्या था फिक्स फ्रेमिंग का, कि आपको कोई भी एडिशनल बिट्स नहीं भेजनी, कि कहाँ पर फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है। ये हम कैसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहे हैं, साइज से। जैसे ही 4 बाइट कंप्लीट हुआ, दैट मीन्स आपका नया फ्रेम आना शुरू हो गया। ये होता है हमारा फिक्स साइज फ्रेमिंग। बट इसमें लॉस क्या था, सपोज अगर आप हमारे पास डेटा कम है,
तो बाकी जो स्पेस होगा, सपोज 2 बाइट का डेटा है तो 2 बाइट आपके क्या जाएंगे, उसमें फ्री जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द, अगर अगर सपोज डेटा ही 2 बाइट का है तो उसको 4 बाइट बनाने के लिए आप क्या करते हो, एक्स्ट्रा बिट्स उसमें मर्ज करते हो। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ योर फिक्स साइज फ्रेमिंग। सेकेंड वन इज योर वेरिएबल साइज फ्रेमिंग। वेरिएबल साइज मीन्स क्या है कि आपके पास जितनी भी लेंथ है आपके डेटा की, अकॉर्डिंग टू दैट आप डेटा को सेंड कर सकते हो। अब इसमें क्या डिसएडवांटेज है कि आपको एक्स्ट्रा बिट सेंड करनी पड़ती है इसमें। एक्स्ट्रा बिट का मतलब क्या है कि कहाँ से फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है, इसमें हमें पता नहीं चलता, तो हमें एक्स्ट्रा बिट्स को सेंड करना पड़ता है। क्लियर है क्लास, फिक्स साइज एंड वेरिएबल साइज फ्रेमिंग? यस और नो? यस मैम। बस एक ही स्टूडेंट पढ़ रहा है क्लास में, बाकी सब क्या कर रहे हो? बाकी सब आपको समझ में नहीं आ रहा तो आई कैन रिपीट। Variable size framing means size of each frame to be transmitted may be different. So additional mechanisms are kept to mark the end of one frame and the beginning of the next frame. एडिशनल बिट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि हमारा फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है। इसके लिए आपके जो एंड डिलीमीटर्स होते हैं या बिगनिंग डिलीमीटर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के हैं। उसके टाइप्स क्या हैं, बाइट स्टफिंग एंड बिट स्टफिंग। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ऐसा कोई डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है जो आप पढ़ रहे हो जो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन अगर यहाँ देते हो ना, 15 to 20% भी, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। एक तो इसमें आप क्या क्या चीजें ऐड करते हो, डिलीमीटर्स मींस एक्स्ट्रा मैकेनिज्म जो हम यूज कर रहे हैं वो है लेंथ फील्ड। लेंथ फील्ड मतलब आप पहले से बताओगे कि आपका जो फ्रेम आ रहा है वो कितने साइज का आ रहा है। ठीक है, उससे क्या क्लियर होता है आपको, अगर सपोज आपने बता दिया कि 2 बाइट्स का है, 3 बिट्स का है, जो भी आपका लेंथ है फील्ड की हमने वो मेंशन कर दी, तो हमें पता है कि इसके बाद नेक्स्ट फ्रेम होगा। ठीक है क्लास, लेंथ फील्ड मतलब लेंथ आप उसमें, लेंथ फील्ड इज यूज टू डिटरमिन दैट द साइज ऑफ द फ्रेम, कि फ्रेम का साइज क्या है वो डिटरमिन करने के लिए हम लेंथ फील्ड का यूज करते हैं। एंड डिलीमीटर का मतलब क्या है, इसमें आपके 2 टाइप्स के हैं, बाइट स्टफिंग एंड बिट स्टफिंग। डिलीमीटर मतलब एंड कहाँ हो रहा है, ये इसको डिटेक्ट करने के लिए आप ये मैकेनिज्म्स यूज कर रहे हो कि पूरे फ्रेम का साइज क्या रहेगा। A byte stuffing, a byte is stuffed in the message to differentiate from the delimiter. This is also called character oriented framing. Bit stuffing means your pattern of bits stuff कर देते हैं। तो जैसा ये नेम है सेम है, जैसे कि मैंने आपको फिक्स साइज में बताया कि 4 बाइट का डेटा है तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा, 5वीं बाइट आएगी दैट मीन्स ये नया फ्रेम आ रहा है। बट इन केस ऑफ वेरिएबल साइज हर एक फ्रेम का साइज ही अलग है, तो आप कैसे करोगे, कैसे, उसमें कुछ ना कुछ मैकेनिज्म आपको यूज करना पड़ेगा। तो एंड लिमिटर मतलब क्या कर रहे हो, एंड में आपने या तो कोई करेक्टर डिसाइड कर लिए, जैसे मैं XYZ लिख दूंगी हर एक फ्रेम के एंड होने पे, तो ये क्या है, करेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग। मतलब जैसे ही XYZ आएगा दैट मीन्स मेरा फ्रेम यहाँ पर एंड हो रहा है, फिर नया फ्रेम स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप उसके बाद XYZ लगा दोगे, तो ये कोड है एक, इसको हम बोलते हैं बाइट स्टफिंग। ठीक है, बाइट स्टफिंग को ही करेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग भी बोल सकते हैं। बट इन केस ऑफ योर बिट स्टफिंग हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ बिट्स आप पहले से डिसाइड कर लोगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो आप वहां पर जैसे आपका फ्रेम पूरा कंप्लीट होगा उसको आप स्टफ कर दोगे। स्टफ मतलब वहां पर जैसे आप डेटा लिखते हो, सपोज ये सारा मेरा है डेटा जो आपका वेरिएबल लेंथ में लिखा हुआ है ना, सपोज ये मेरा पूरा डेटा है। आफ्टर दैट मैंने इन केस ऑफ योर बाइट स्टफिंग मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने लिख दिया XYZ। ठीक है, फिर ये डेटा स्टार्ट हो गया, फिर मैंने यहाँ पर लिखा है XYZ। तो आप क्या कर रहे हो, इससे डिटेक्ट कर पा रहे हो कि फर्स्ट फ्रेम ये था,
देन ये एंड हो गया। देन सेकेंड फ्रेम यहाँ से था, इट इज यूज्ड इन लोकल नेटवर्क, नेटवर्क से लेके 2 वेज, यहाँ पर मेरा सेकेंड फ्रेम एंड हो गया। फिर मैंने ये लगा दिया डिलीमीटर, दैट मीन्स यहाँ पर एंड हो रहा है, फिर नेक्स्ट फ्रेम स्टार्ट हो रहा है। ये तो है आपका बाइट स्टफिंग। बिट स्टफिंग के केस में होगा, सपोज मैंने एक पैटर्न बना लिया, पैटर्न द सेंस 1 1 0 0 1 1। जैसे ये कोड आपको मिलेगा, दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स आवर फ्रेम इज एंडिंग। क्लियर है क्लास? यस मैम। इस तरह से आप क्या करोगे, बिट स्टफिंग में नंबर ऑफ बिट्स को डिसाइड करके लिख दोगे, एंड इन केस ऑफ योर बाइट स्टफिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, या 1 बाइट फॉर एग्जांपल 8 बिट्स की होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई 8 कैरेक्टर्स यहाँ पर चूज कर लोगे, या 8 बिट्स चूज कर लोगे जो आपको लिखनी है। कोई भी कोडिंग पैटर्न आप डिलीमीटर का रख सकते हो। नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ एरर्स। फर्स्ट तो हमारा था कि ये फ्रेमिंग का काम करता है, तो फ्रेमिंग आपको फ्रेम्स क्या होते हैं, कितने उसमें फील्ड होते हैं, 4 फील्ड्स होते हैं, देन उनके फ्रेमिंग के टाइप्स क्या होते हैं ये लिखना है। फ्रेमिंग जो आपका इसका फंक्शन होता है फ्रेमिंग के अंडर, फ्रेम्स बनाते हैं ना, कैसे बनाते हैं, फ्रेम में पार्ट क्या क्या होते हैं और क्या 2 मेथड्स होते हैं, वो आपको लिखना है फ्रेमिंग में। नेक्स्ट आता है कि ये एरर कंट्रोल करता है। अब एरर को कंट्रोल कैसे करता है, आप क्या करते हो, फिजिकल लेयर से बिट की फॉर्म में डेटा को रिसीव करते हो, देन हम उसमें एरर्स को चेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, बहुत सारे टाइप्स के आपके एरर चेकिंग कोड वो होते हैं, मेथड्स। तो देयर में बी 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। फर्स्ट है आपका सिंगल बिट एरर। सिंगल बिट एरर में क्या होगा, सपोज दिस इज अ कोड विच वी विल रिसीव, विच वी विल सेंड, देन रिसीव क्या हुआ है, 1 बिट चेंज है, जो आपके पास फ्रेम आया उसमें क्या है 1 बिट में चेंज है, तो दिस इज योर सिंगल बिट एरर। ठीक है, इन अ फ्रेम देयर इज ओनली 1 बिट एनीवेयर थ्रू विच इज करप्टेड। कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हो, कहीं भी पूरे 8 में से आपका कहीं पर भी करप्ट हो सकता है। अगर एक सिंगल बिट करप्ट है, दैट मीन्स सिंगल बिट एरर। मल्टीपल बिट एरर मतलब क्या है, आपकी मोर देन 1 बिट करप्ट होगी। यहाँ पर 2 बिट्स करप्ट हैं, दैट मीन्स योर इट इज योर मल्टीपल बिट्स एरर। पहले हम टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़ रहे हैं, करेक्शन नहीं पढ़ रहे अभी। अगर अब दोनों में डिफरेंस देखना, मल्टीपल बिट एरर और बर्स्ट एरर में। मल्टीपल बिट एरर क्या होता है कि जब आपकी जो एरर है वो अलग अलग लोकेशन पे है, कंसेक्यूटिव नहीं है। कंसेक्यूटिव मींस योर एक साथ नहीं है, एक के बाद एक नहीं है। कंसेक्यूटिव मींस क्या होता है, एक साथ जब आपके मल्टीपल बिट्स करप्ट होती हैं, उसे हम बोलते हैं बर्स्ट एरर। तीनों क्लियर है आपको? सिंगल बिट एरर मींस एक सिंगल बिट में कोई चेंज होगा। मल्टीपल एरर मींस अलग अलग जगह पे आपकी मोर देन वन बिट आपकी करप्ट हो सकती है, बट अलग अलग लोकेशंस पे, एक साथ नहीं होंगी। जब आपकी एक साथ मल्टीपल बिट्स करप्ट होंगी, दैट मींस मोर देन 1 बिट एक साथ जब करप्ट होगी, वो 2 भी हो सकती है एक साथ, 3 भी हो सकते हैं और सारी भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकती है। उसे हम बोलते हैं बर्स्ट एरर, जब आपके करप्शन होगा कंसेक्यूटिव बिट्स में। ठीक है, तो इस टाइप के एरर्स को कैसे आपको हैंडल करना है, ये मेथड मैकेनिज्म कौन प्रोवाइड करता है, आपका डेटा लिंक लेयर। तो ये क्या करता है, पहले इनको चेक करता है, देन करेक्ट करता है। मींस इस कौन कौन से 2 वेज हैं कंट्रोल मैकेनिज्म के, एरर डिटेक्शन देन एरर करेक्शन। पहले आपको पता होना चाहिए कि एरर है कहाँ पे, देन हम क्या करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं। सो बहुत सारे तरीके हैं, आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए होंगे। एरर डिटेक्शन मेथड्स, एरर डिटेक्शन मेथड्स क्या है आपके, सीआरसी होता है। सीआरसी में आपको कई बार बोल चुकी हूँ, साइक्लिक, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म देखो ये लिखी है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक है, एक होता है पैरिटी चेक। तो यहाँ पर हम 2 मेथड्स डिस्कस करेंगे फॉर एरर डिटेक्शन, पैरिटी चेक एंड साइक्लिक रिडंडेंसी चेक।
ठीक है क्लास। Errors in the received frame are detected by means of parity check and cyclic redundancy check. In both cases, few extra bits are sent along with your actual data to confirm that bits received at other end are same as they were sent. If the counter check at the receiver end fails, the bits are considered corrupted. In case of first मैं method पढ़ा रही हूँ आपको parity check. अब दोनों ही मेथड में होता क्या है, हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बिट्स को सेंड करते हैं। एक्स्ट्रा बिट मतलब जो भी आपका डेटा था उसके साथ हम कुछ बिट्स एक्स्ट्रा सेंड कर देंगे। अब जो आप सेंड कर रहे हो वो तो पता है, उसको तो आप चेक कर सकते हो ना क्लास, कि मैंने क्या भेजा था वही आया है या नहीं आया। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ हम पूरे डेटा को दोबारा से मैच करें, क्योंकि आपको जो सेंडर भेज रहा है हम उसे कुछ नहीं कर सकते, फ्यू जो एक्स्ट्रा बिट्स आप लगा रहे हो डिटेक्शन मेथड, वो बिट्स हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमें सेम मिली है या नहीं मिली। अगर तो वो सेम है जो आप एक्स्ट्रा बिट्स लगा रहे हो, तो हम मान लेते हैं कि डेटा हमारा सही है। अगर उन बिट्स में कुछ चेंजेस हैं तो हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो करप्टेड है। पैरिटी चेक का मीनिंग क्या होता है, देखो पैरिटी चेक में टू मेथड्स हैं हमारे पास, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी मतलब ये आपके पास डेटा बिट्स हैं, ये इवन नंबर ऑफ वंस कब होंगे, इवन ऑड आपको पता है ऑलरेडी। इसमें देखो 1 2 3 1 है, तो अगर हमें इसे इवन बनाना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 1 ऐड कर दूंगी। दैट मीन्स नंबर ऑफ वंस जो होंगे आपके डेटा में वो इवन हो गए। तो इस मेथड को हम बोलते हैं इवन पैरिटी। अगर सपोज यहाँ पर 4 वंस ऑलरेडी होते हैं आपके डेटा बिट्स में, और मैं क्या करती, एक 1 और लगा देती यहाँ पर, तो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ वंस को, दैट मीन्स क्या है, पैरिटी मीन्स नंबर ऑफ वंस को इवन या ऑड बनाना अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो ये इसे हम बोलते हैं इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी। अगर मैंने यहाँ पर इवन बना दिए तो जब आपके पास डेटा रिसीव होगा तो सारी बिट्स में जितने भी नंबर ऑफ वंस होंगे वो इवन होने चाहिए। अगर इवन ही आते हैं दैट मीन्स मैं कंसिडर करूंगी डेटा ठीक है। अगर सपोज मैंने इवन पैरिटी अप्लाई की थी और डेटा आपके पास जब आया तो नंबर ऑफ वंस उसमें ऑड है, इसका मतलब क्या होगा, आपकी बिट्स कहीं ना कहीं करप्ट हुई है। क्लियर हुआ पैरिटी चेक क्या बता रही हूँ मैं आपको। यस मैम। कोई समझाएगा मुझे पैरिटी चेक, इवन पैरिटी चेक में मैंने क्या बताया है। मोहित रोल नंबर 24। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, यहाँ से देखो, इसमें से रीड कर रही हूँ एक बार, देन मैं इसको दोबारा समझाती हूँ। पैरिटी चेक, वन एक्स्ट्रा बिट इज सेंट along with the original bits to make number of ones either even in case of even parity or odd in case of odd parity. That means parity check method is of two types. First is your even parity and second one is your odd parity. तो इन दोनों केसेस में हमें करना क्या होता है, हम, मैंने अभी एरर डिटेक्शन मेथड में आपको ऑलरेडी बताया कि हम एक्स्ट्रा बिट्स को सेंड करते हैं। तो एक्स्ट्रा बिट कौन सी सेंड करोगे आप इन केस ऑफ पैरिटी चेक, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, इवन पैरिटी का या फिर ऑड पैरिटी का। इफ वी आर यूजिंग द केस इवन पैरिटी, तब हमें क्या करना होता है, जो ओरिजिनल बिट्स है, ओरिजिनल बिट्स मतलब हमारा जो डेटा है, इसमें जितने भी नंबर ऑफ वंस होंगे उनको हमें इवन बनाना है। बट इफ वी आर यूजिंग द मेथड ऑड पैरिटी, देन जो ओरिजिनल बिट्स हैं उसमें जो नंबर ऑफ वंस हैं हमें उन्हें क्या बनाना होता है, ऑड। तो अकॉर्डिंग टू द मेथड हम नंबर ऑफ वंस को ऐड करते हैं कि हमें वो इवन बनाने हैं नंबर ऑफ वंस सारे डेटा के अंदर या ऑड बनाने हैं। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल को बड़े ध्यान से देखो। द सेंडर व्हाइल क्रिएटिंग अ फ्रेम काउंट्स द नंबर ऑफ वंस इन इट। सपोज आपके पास ये डेटा आया, इसमें इसकी हमने फ्रेम्स बनाने स्टार्ट की, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ वंस को काउंट करोगे।
if even parity is used and the number of ones is even, then one bit with value 0 is added. सपोज यहाँ पर आपके ऑलरेडी इवन होते हैं नंबर ऑफ वंस, तो हम यहाँ पर क्या ऐड करते हैं एक्स्ट्रा 0. अगर यहाँ पर ऑलरेडी क्या है आपके पास ऑड है, तो हम यहाँ क्या ऐड करेंगे 1. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ क्लास? कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ध्यान से अगर सुनोगे. आपके पास ओरिजिनल बिट्स हैं, उसमें आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ वंस जो है इवन है या ऑड है. सपोज यहाँ पर डेटा बिट दी हुई है 10010001, तो इसमें नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन या ऑड? ऑड. ऑड है. तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा बिट ऐड करोगे. यस मैम. क्या ऐड करोगे इसके साथ डेटा बिट? 1. अगर नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पर वंस आपके ऑड हैं, आपको इवन पैरिटी मेथड आप यूज कर रहे हो, तो क्या ऐड करोगे यहाँ पर? 1 करेंगे. 1 मैम. अगर सपोज यहाँ पर एक और 1 होता डेटा बिट में, तो हम यहाँ क्या ऐड करते? 0. 0. ठीक है, तो दोनों मेथड में सेम है. अगर इवन पैरिटी आप यूज कर रहे हो, ऑलरेडी यहाँ पर इवन है, तो यहाँ 0 ऐड कर देंगे. अगर ये इवन नहीं है मींस ऑड है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे. अगर सपोज ये ऑड पैरिटी होता, तो ये नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी ऑड है, तो हम यहाँ पर क्या ऐड करते? 0. अगर यहाँ पर ऑड है, अगर इवन नंबर गिवन होते तो यहाँ पर ऐड करते 1 ऑड पैरिटी की केस में. तो अकॉर्डिंगली आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो. तो यहाँ पर 1 क्यों ऐड किया है? क्योंकि हम मेथड यूज कर रहे हैं इवन पैरिटी, और यहाँ पर नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड है. तो ऑड है तो हमें उनको इवन बनाना पड़ेगा. ठीक है. This way number of ones remains even if the number of ones is odd. To make it even, a bit with value 1 is added. तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ऑड थे तो इवन बनाने के लिए 1 ऐड कर दिया. द रिसीवर, जैसे ही आपका डेटा आगे सेंड होगा तो क्या करेगा, रिसीवर सिंपली काउंट्स द नंबर ऑफ वंस इन अ फ्रेम. जो भी आप फ्रेम भेजोगे नंबर ऑफ वंस उनमें काउंट कर लेगा. अगर आप इवन पैरिटी यूज कर रहे थे और नंबर ऑफ वंस इवन ही मिलते हैं, चाहे वो ऑलरेडी करप्ट हो गए हो, इसका डिसएडवांटेज ये भी है. सपोज यहाँ की बजाय ये 1 यहाँ मिल जाए, तो डेटा तो चेंज हो गया, बट ये इस मेथड की डिसएडवांटेज है. ठीक है, उसको हम चेक नहीं कर सकते. सिर्फ हम क्या चेक करेंगे कि इवन पैरिटी यूज की थी, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स वंस जो मेरे पास आए वो इवन है या नहीं है. अगर सपोज इवन है, तो क्या होगा, फ्रेम आप कंसीडर करोगे कि ठीक है, कोई डेटा खराब नहीं हुआ. अगर नंबर ऑफ वंस उसमें और हो जाते हैं, तो हम क्या सोचेंगे, हमारा डेटा करप्ट हो गया है. ठीक है क्लास. बट इसमें बोल कि इवन पैरिटी के केस में आपका कहीं अगर सपोज यहाँ पर 2 0 हैं, यहाँ पर 2 1 हो जाएंगे, तो भी आप इसको क्या करोगे, कुछ इसमें चेंज नहीं कर सकते. डेटा तो करप्ट हो गया ना, बट नंबर ऑफ वंस आपके तब भी इवन ही है. अगर इन दोनों 0 की जगह रिसीवर एंड पे यहाँ 1 हो जाता है, तो इस मेथड की डिसएडवांटेज ये है कि इस चीज को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते पैरिटी मेथड की. ठीक है, ऑलमोस्ट टाइम ओवर हो गया है, तो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक हम कल पढ़ेंगे. नेक्स्ट मेथड जो है एरर का, आप इन नोट्स को पढ़ लेना. फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड का जितना पढ़ा दिया पार्ट, उसमें कोई भी आपको डाउट होते हैं तो पूछ सकते हो. ठीक है, पढ़ के देख लेना इन 2 दिनों में. जिन्होंने असाइनमेंट सेंड नहीं किया है, असाइनमेंट सेंड कर देना. अटेंडेंस सबकी कम है एक्सेप्ट 6 to 7 स्टूडेंट्स. मैम ये डिस्प्ले का वो अटेंडेंस हमारी डिस्प्ले अगस्त की तो आई थिंक हो गई होगी, सितंबर की अभी इस मंथ के एंड में हो जाएगी आपकी. अगस्त की हुई थी नहीं, तब ये आपके कोऑर्डिनेटर जो होते हैं ना, शायद नहीं हुई है, तो मैं आपको आपकी बता दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है मैम.